गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक और नया सेशन लेकर, जिसमें कि भाई बार बार एक आपका रहता है कि भाई हाँ सर हमें क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, ये कर दीजिए भाई इंपॉर्टेंट चीजें। तो लो आज मैं तुम्हारे लिए खोज के लेके आया हूं भाई इंपॉर्टेंट पोर्शन, टॉप 20 क्वेश्चन दूंगा, जिसको पढ़ लिए लॉन्ग क्वेश्चन का झमेला खत्म। या ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें लिटरेचर में लगभग चीजें कंफर्म हो जाएंगी और यहां से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। भाई जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत से फोकस करके सेशन को देखने का, ठीक है। देखिए बेटा, ये चैप्टर्स आपको प्रोज में पढ़ने थे, जो कि सारे चैप्टर्स आपने पढ़े। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे हमको पता नहीं होता, कहां से किस टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते ये नहीं पता। लेकिन यहां हम उठाकर उन्हीं चीजों को देखेंगे जो हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो। हाँ, चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, आप जो है एनालिसिस करोगे, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठोगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करा रहा हूं सेशन में उस चीज को आप जो है मेंशन करते हुए आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है भाई अपना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत कम दिन अब बचा हुआ है और पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं। 9 चैप्टर इधर है, 10 चैप्टर पोएम इधर है, 10 टू। देखो बेटा, सेंट्रल आइडिया के लिए ना, अगर मैं तुमको एक छोटा सा क्लू दे दूं तो सेंट्रल आइडिया के लिए आप जो है स्टार्टिंग के जो 5 पोएम हैं ये अगर तुमने क्लियर कर लिया, एक अमांडा को इंक्लूडिंग, इसमें से स्टार्टिंग के जो 6 पोएम है ना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। 95% केसेस में यहीं से पोएट्री से क्वेश्चन आ जाता है और आपका भैया हो गया काम, बहुत ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं होती। अब इसमें किस टाइप से कहां से क्वेश्चन आते हैं ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई लेटर टू गॉड में कैरेक्टर लैंचो का वो अगर आप माइंड में सेटअप कर लेते हो, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। नेल्सन मंडेला अगर बात करें हम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अगर इसमें बात करें तो मंडेला का एक कैरेक्टर तैयार कर लो, एकदम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप आसानी से उस क्वेश्चन को टच कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है ना। चलिए, ये फुटप्रिंट सप्लीमेंट्री के आपके 9 चैप्टर हैं और इसमें जो है ऐसे कुछ चैप्टर जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा संजीवनी बैच 2024 के अंतर्गत, जिसमें हमारा सबसे अहम लक्ष्य है आप सभी को फर्स्ट डिवीजन दिलाना। ये हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप रहा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बराबर का मेहनत करना होगा। जितनी मेहनत से हम पीपीटी बनवा रहे, सब्जेक्ट मैटर खोज रहे, मैटर खोज के आपको दे रहे हैं, ठीक उसी मेहनत से, उसी लगन से आपको भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। आपको भी चीजों को एनालिसिस करके आगे बढ़ने की जरूरत है। भाई मात्र 299 रुपया, माने कि एक पिज्जा ऑर्डर किए 300 रुपया गया, मतलब एक पिज्जे के पैसे में पूरा का पूरा जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल रहा है। इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। क्रैश कोर्स, ब्रह्मास्त्र, ये सारी चीजें आपको इसके साथ में मुफ्त में मिलने वाली है संजीवनी के साथ। 1 शॉर्ट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, शॉर्ट आंसर, ये सारी चीजें कराई गई हैं उसमें लगभग। और जो चीजें नहीं कराई गई हैं वो अब कराई जा रही हैं, उनके ऊपर फोकस करिए और एनालिसिस करिए कहां से किन चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कब भैया? पेमेंट कंप्लीट होने के बाद। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक स्क्रीनशॉट भेजो, तुरंत 15 मिनट में आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई बैच से जुड़ना क्यों जरूरी है? तो बैच से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई हम आपको दे रहे हैं लखपति बनने का मौका। तो जो हमारे मेंबर्स होंगे उन्हीं के पास ये सुनहरा अवसर है और किसी के पास नहीं होगा। जो शुभम क्लासेस के मेंबर होंगे वही लखपति बन सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो भैया इसलिए बैच से जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता
पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में, व्हाट सर्कमस्टांसेस मेड लेंचो राइट अ लेटर ऑफ गॉड, व्हाट डज दिस एक्ट सो अबाउट हिम। कह रहे कि लेंचो के सामने किस तरह की दुविधाएं थी, किस तरह की समस्याएं आगे क्रिएट हो चुकी थी, और लेंचो ने किसको लेटर लिखा था, लेटर में क्या लिखा था, क्यों लिखा था। एक क्वेश्चन, एक तरह से आपको लेंचो का पूरा कैरेक्टर उठाकर इसमें लिखना है। मैंने आपको बताया कि लेंचो का एक कैरेक्टर याद कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाने हैं, कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं है बेटा। देखो लिखा, लेंचो वॉज एक्सेप्टिंग अ डाउनपोर टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो इस बात की उम्मीद कर रहा था कि भाई उसके यहाँ तो हल्की फुल्की बरसात होगी और उस बरसात के कारण उसका जो अनाज जो उसने बोया हुआ है लहलहा उठेगा और हर साल से दोगुना उसको इस बार अनाज की प्राप्ति होगी, दोगुना उसको प्रॉफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली द रेन चेंज इनटू द हेलस्ट्रॉम। और भैया दुर्भाग्य रहता है कि जो बरसात, हल्की बरसात चाहिए थी, वो हेलस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाता है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। बारिश की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले जो है गिरने लगते हैं, और ओलों के गिरने के कारण द लेंचो क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉय। लेंचो के जो क्रॉप होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। और हेल के जाने के बाद लेंचो के पास कुछ भी बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। फसल पूरी तरह से खराब हो चुका था। ही डिड नॉट हैव एनफ मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। अब दोबारा से उस फील्ड को बो पाता, दोबारा से अनाज को लगा पाता, इतना समय लेंचो के पास अब बचा हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, The destructions of crop worried Lancho. There was only God who could help him. अब उसके फसल की बर्बादी सबसे बड़ा उसके लिए हादसा, सदमा जो भी कह लो था। लेकिन लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भगवान पे पूरा विश्वास था, इसलिए उसने भगवान को क्या किया, लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड। लेंचो ने डिसाइड किया बेटा कि भाई भगवान को एक लेटर लिखना होगा जिसमें कि इसने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि ही हैव अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको भगवान में बहुत तगड़ी वाली आस्था थी उसको भगवान को लेकर। एंड ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प विथ गॉड। उसने डिसाइड किया कि भगवान से उसे क्या करनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। ठीक है ना, और इसलिए उसने पैसे के लिए भगवान से बोला। ठीक है, एंड व्हाट ही नो, लास्ट में हमें क्या पता चलता है, दे गेट मनी, उसको पैसे भी मिलते हैं, बट दैट वाज नॉट कंप्लीट, पूरे पैसे नहीं होते। व्हाई? बिकॉज द मनी वाज सेंट बाय द पोस्ट मास्टर। मनी किसके द्वारा सेंड किया गया होता, पोस्ट मास्टर के थ्रू। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंपोज कर सकते हो। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन थे आंसर के, और उसके बाद इसमें जो चीजें लिखी हैं उसमें पॉइंट आउट करके चीजों को आप फाइंड करके लिख सकते हैं अपने आंसर में, आंसर को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया है बेटा, नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एज अ यंग मैन, व्हाट मेड हिम ज्वाइन इट, हाउ हिज लाइफ हैड बीन ट्रांसफॉर्म आफ्टर दिस। मंडेला जो है नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एक यूथ की तरह, नौजवान की तरह ज्वाइन किया था, तो क्या ऐसी चीजें थी जो कि उसको ज्वाइन करने पे मजबूर करती हैं। तो पहला पॉइंट है, मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इवन द बेसिक फ्रीडम वाज नॉट अवेलेबल टू ब्लैक स्किन साउथ अफ्रीकन। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया क्योंकि व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन, क्या हुआ था भाई, वहां पे काले लोगों को जो बेसिक अधिकार था, माने कि खुलकर खाने का अधिकार भी उनको नहीं था, खुलकर जीने का अधिकार भी उनको नहीं था। तो ड्यू टू दिस रीजन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसलिए मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड इफ दे ट्राइड डिमांड देयर राइट्स। क्या होता था भाई, अगर वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, अपने अधिकारों की डिमांड करते थे, मांगते थे किसी से, तो उसके लिए उनको क्या किया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, सजा दिया जाता था। मंडेला yearned for the basic and honorable freedom to live their life with dignity and self respect.
मंडेला ने क्या किया था भाई, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मंडेला का क्या था, कह रहा है कि अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अब एक बात बताओ कि तुम्ही को इस बात की आजादी न दी जाए, तुम्हारा मन करे पिज्जा खाने का और तुमको उसके लिए जो है मना किया जाए बार बार, कितनी बार अपने आप को तुम रोकोगे? हाँ भाई, आक्रोश तो होगा ना, गुस्सा तो आता है ना। तुम सोचो, छोटी सी बात के लिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। सपोज दैट कि तुमने पापा से पैसे मांगे कि पापा मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे ये काम करने हैं, और वो पैसे तुमको नहीं मिलते हैं, तो बेटा हमारे अंदर आक्रोश आता है, गुस्सा आता है। आप इमेजिन करिए, ये जो आक्रोश है, गुस्सा है, क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है कि भाई उस पैसे को पापा दे देते तो हमारा अधिकार था, हम जाकर ये क्या कर सकते थे, खा सकते थे। लेकिन व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन, फादर डिडंट गिव मनी, पापा ने आपको पैसे नहीं दिए। आप इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जांपल बस दे रहा हूं, किस तरीके से कोई पूरी जिंदगी गुलामी में बिताया था, आप इमेजिन कर सकते हो। When he joined the African National Congress, his hunger for the freedom become greater and greater। कह रहा है कि जब इसने ज्वाइन किया था किस चीज को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तो इसकी जो भूख थी किस चीज के लिए, आजादी के लिए। आजादी की जो भूख थी ना, बढ़ती चली गई। ठीक है, मंडेला जो है एकदम खूंखार बोल्ड बनता चला गया। ही वॉज अ सिंपल लॉ अबाइडिंग फैमिली पर्सन बट ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू अ बोल्ड। हाँ, कानून को कीता और अंग्रेजों की बातों को मानने वाला, बहुत ही ज्यादा डिसीडियस आप कह सकते हो, एकदम बढ़िया व्यक्ति था। लेकिन व्हाट द थिंग इज गोइंग टू हैपन, क्या होता है भाई, वो एकदम उसका कैरेक्टर बोल्ड हो जाता है, एकदम उभर कर मंडेला बाहर निकल कर आता है। रिबिलियन हु लेफ्ट हिज फैमिली एंड डिवोटेड हिज कंट्री एंड हिज पीपल। कह रहे हैं कि अपने परिवार को छोड़ के अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए वो बाहर निकल कर आता है। ठीक है, नाउ ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय लिमिटेड फ्रीडम, ही वॉन्टेड कंप्लीट फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल। अब उसको वो छोटे मोटी आजादी नहीं चाहिए थी, अब उसको आजादी चाहिए थी कैसी, पूरी की पूरी। ठीक है, He became a virtuous and self-sacrificing man। और इस तरीके से वो खुद का त्याग करने वाला व्यक्ति बन जाता है। आप भाई उन सारी चीजों को मेंशन, इसमें से जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो पॉइंट आप लिख सकते हो। मैं जो पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की वो मैं बता रहा हूं, आप इसमें से सिलेक्टेड पॉइंट करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगुल फैमिली रिएक्ट व्हेन ही कुड नॉट फ्लाई। कह रहा है कि यंग सीगुल के फैमिली जो थे, मेंबर्स थे, किस तरीके का रिएक्ट कर रहे थे जब वो उड़ नहीं पा रही थी तब। ठीक है, द यंग सीगुल फेस ह्यूमिलिएशन एंड टॉन्टिंग व्हेन ही कुडंट फ्लाई। उसको भाई बहुत बार नीचा दिखाया जाता है, हाँ, उसको टॉन्ट किया जाता है, ताने मारे जाते हैं। ही यूज्ड टू सिट ऑन हिज लेग्स ऑल अलोन, उसको सब अकेले छोड़ के उस किनारे पे क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। He used to see his two brothers and sister flying around him, वो अपने दो भाइयों और बहनों को देखती है कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग जो है उड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दे हैड लर्न फ्लाइंग ओनली डे बिफोर, अभी कल ही तो उन्होंने क्या करना सीखा था, फ्लाई करना सीखा था, उड़ना सीखा था। ही ऑल्सो ट्राइड टू फ्लाई व्हेन ही वेंट टू द एज ऑफ द लेज एंड ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग, वो भी उड़ने की कोशिश कर रहा था, वो किनारे पे जाके अपने पंखों को फरफराने की कोशिश कर रहा था। ही ऑल्सो वांट टू फ्लाई, वो भी चाहता था कि मैं भी अपने भाइयों की तरह, अपने छोटे भाई बहनों की तरह क्या करूं, उड़ूं। बट लुकिंग एट द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सी, उसके आगे एक बड़ा सा समुद्र देखता था और उसे देखकर उसे क्या हो जाता था, he became afraid and couldn't fly, उसके अंदर एक डर था, भयभीत हो जाता था और वो उड़ नहीं पाता था। He felt like his wings would never support him, उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके पंख कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So he ran away to the little hole under the ledge, इसलिए वो भागकर उसी घोंसले की तरफ चला जाता था जहां पे उसका जन्म हुआ था और वहां जाके वो छिप जाया करता था। His father and mother flew around him and taunting him and threatening to let him die because of the hunger if he couldn't fly, उसके माता पिता बराबर उसके पास आके उड़ रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे,
से ताने मार रहे थे, एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो उड़े। एंड आल्सो उन्होंने उसको धमकी भी दी कि अगर तुमने उड़ना स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हें भूखे क्या करना होगा, मरना होगा। When he slept in hole under the ledge, they paid no attention to him and motivated his brother and sister to fly and taught them how to dive, catch a fish। कह रहा है कि वो लोग क्या कर रहे थे, अब उसके छोटे भाई बहनों के साथ आसमान में उड़ रहे थे और उसके माता पिता उसके छोटे भाई बहनों को मछली पकड़ना सिखा रहे थे, किस तरीके से मछली का शिकार कर सकते हैं, पानी के अंदर से गोता लगाकर मछली को पकड़ सकते हैं, इस लेसन को वो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। When his brother caught a fish, they cheered him but ignored the little seagull completely। जब उसका छोटे एक भाई एक मछली पकड़ के लाता है तो पूरी फैमिली इससे बहुत खुश होती है, वो सब इस बात के लिए प्रसन्न होते हैं और इस प्रसन्नता को सेलिब्रेट करते हैं। but They made him feel because of his fear of flying। लेकिन वो सब उसको जो है क्या करना चाहते थे भाई, वो सब चाहते थे कि वो उसको बुरा लगे, वो अपने दिल से ले, वो देखे इन सारी चीज को, उसको जलन हो और किसी तरीके से वो भी उड़ना स्टार्ट करे। ड्यू टू दिस रीजन उनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है कवर करते हुए आगे की तरफ बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जहां भी कहीं समस्या होती है आप हमसे बताओगे, ये आंसर मैंने आपको लिखा दिए, ये समझ लो कि शॉर्ट और लॉन्ग भी इस चैप्टर से आते हैं, तो आप इस आंसर में से सेलेक्टेड लाइन उठाकर उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड एंड कंपेनियन एंड गाइड। What does this statement tell us about the character of the baker? कह रहा है कि बचपन के दिनों में बेकर्स हमारे लिए क्या थे, ये हमारे दोस्त की तरह थे, कंपेनियन के लिए तरह थे और एक गाइड की तरह थे। ठीक है ना, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हो? The given statement tell us about the baker that he was a very respected person in Goa society। कह रहा है कि गोवा के गांव की सोसाइटी में, समाज में एक बेकर जो है गांव के समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। He would guide children about good behavior। वो बच्चों को अच्छे बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में क्या करते हैं, सिखाते हैं। कि कौन सा व्यवहार भाई, किस व्यवहार की बात की गई है, तो दिस हैपेंड व्हेन ही mildly scolded them for peeping into his basket। वो क्या करते थे, जब बच्चे उसके बास्केट को पकड़े खींचते थे, ऐसा लगता था कि उसको गिरा ही देंगे, वो तुरंत उसको डांटते थे और डांट के तुरंत उसको क्या करते थे, बताते थे कि नहीं बेटा ये नहीं करो, इस तरीके से बास्केट गिर सकता है, और इस तरीके से वो उनको मैनर सिखाने की कोशिश कर रहे थे। He taught children about giving respect to the elders। बड़ों का इज्जत करना वो सिखाते थे बच्चों, किस तरीके से, This was when he wished good morning to the lady of the house। जब वो घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग विश किया करते थे, सुबह का नमस्कार जो है विश किया करते थे, तब जो है बच्चों को एक तरह से रिस्पेक्ट सिखाते थे कि किस तरीके से बड़ों को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। He was very informal with the children, so the narrator considered him a friend and a companion। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बेकर जो है बहुत ही ज्यादा बच्चों के क्लोज में रहा था और बच्चों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए नरेटर ने उसको क्या कह के बुलाया है, इसलिए नरेटर ने उसको कंपेनियन, गाइड या फ्रेंड कह के बुलाया है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, तो ये क्या कहते हैं कि आपका ब्रेड जो है या लोफ जो है, ये कितने इंपॉर्टेंट है गोवा के शहर के लिए, तो फॉर द गोवा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट केक एंड ब्रेड देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू कंप्लीट एंगेजमेंट, मैरिज, क्रिसमस यू, बिना ब्रेड का वहां पे कुछ होना ही नहीं था। ठीक है ना, ब्रेड उनके हर ओकेजन में शामिल था, हर त्योहार में शामिल था, अगर वो नहीं तो वो त्योहार उनका क्या होता था, फीका दिखाई देता था। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।
राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर। राजवीर का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो राजवीर, पहले इंट्रोडक्शन, राजवीर इज अ क्लासमेट ऑफ प्रांजल एंड ही वाज इनवाइटेड टू विजिट द टी गार्डन इन असम बाय प्रांजल। कह रहा है कि राजवीर जो है प्रांजल का क्या था, दोस्त था। प्रांजल उसको इनवाइट किया रहता है कि वो टी गार्डन में आए और वहां आकर टी गार्डन में जो भी चीजें थी उनको देखे, विजिट करे, उसके गार्डन को समझे। ही वॉज एन ardent fan of detective stories and was excited to see the tea plantation of Assam। कह रहा है कि बहुत ज्यादा, कौन, राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वो फॉन्ड ऑफ था किस चीज का, डिटेक्टिव बुक पढ़ने का, और हमेशा से जो है तैयार रहता था किस चीज के लिए, एक्साइटेड रहता था कि भाई कुछ नई चीजें हम क्या करें, सीखे, ठीक है। और टी को लेके वो भी बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड था। क्यूरियस, राजवीर वॉज हाईली क्यूरियस बॉय। राजवीर क्या था, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा कूट कूट के भरी हुई थी। ही वॉज रेडी टू लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड केप्ट ऑन लुकिंग एट द वास्ट ग्रीन फील्ड ऑन हिज वे टू असम विदाउट पेइंग अटेंशन टू द एनीथिंग एल्स। जब राजवीर जो है दिल्ली से असम की ओर जा रहा था तो भैया उस आसाम पहुंचते ही उसको पूरे तरफ, चारों तरफ अपने आसपास के इलाके में क्या दिखाई दे रहे थे, ग्रीन प्लांट्स ऑफ टी, टी के हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे, जहां तक उसकी आंखें जा सकती थी वहां तक वो सारी चीजें प्रेजेंट थी। वेल इन्फॉर्म्ड, कैसे मान लेंगे कि वो वेल इन्फॉर्म्ड है, तो राजवीर हैड गैदर्ड ऑल फैक्ट द लीजेंड एसोसिएट विथ टी। क्या राजवीर ने टी एसोसिएशन को लेकर, किसने टी को बनाया, किसने टी को ऑर्गेनाइज किया, इसको लेकर उसके पास पूरी जानकारी थी। ही एक्सप्लेन टू स्टोरीज में दो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। पहला, दैट चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर था जिसने टी का आविष्कार किया। ड्यू टू दिस रीजन उसका नाम क्या पड़ा, चाय एंड चीनी, ठीक है ना। कैसे डिस्कवर किया था, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज सिट अंडर अ ट्री विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गर्म पानी के ग्लास के साथ वो वहां पे बैठा होता है, तभी उस पौधे की पत्ती आकर उसके पानी में गिरती है एंड इट्स गिव अ डिलीशियस टेस्ट टू द वाटर, और उससे वाटर में डिलीशियस टेस्ट हमें दिखाई देता है, बहुत ही स्वादिष्ट जो है टेस्ट हमें समझ में आता है, और फिर उसके बाद जो है वहां से टी की डिस्कवरी होती है, ऐसा प्रांजल ने बताया। दूसरी कहानी क्या थी, विद द आईलिड्स, आईलिड्स से बना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर ओपन द सैक एंड द क्रीचर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर ने ये मिसबिल द ऑथर का ये क्वेश्चन है कि ऑथर ने बोरे को कब खोला, तो व्हेन द ऑथर ओपन द सैक, जब ऑथर ने बोरे को खोला, एन ऑटर इमर्ज फ्रॉम इट which resemble most of all very small medievally convinced dragon। कह रहा है कि उसमें से एक ऑटर बाहर निकल के आता है जो कि पुराने जमाने में जो ड्रैगन डिजाइन थे उस टाइप का दिखाई देता है। फ्रॉम द हेड ऑफ द टिप ऑफ द टेल was coated with symmetrical pointed scales of mud and armor, between whose tips was visible a soft velvet for like that a chocolate brown mold। कह रहा है कि सीधे क्या था कि भाई उसके टेल से लेके पूरे टॉप तक या टॉप से लेके टेल तक कीचड़ से सना हुआ था, छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे थे, एकदम सॉफ्ट और वेलवेट कलर में दिखाई दे रहा था। फॉर द फर्स्ट 20 hours द वाटर वॉज नाइदर हॉस्टाइल और नॉट फ्रेंडली। पहले 24 घंटे तक ऑटर का किसी तरह कोई भी हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि वो न्यूट्रल रहता है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो बिल्कुल भी अकेला और अलग था, ठीक है। ही ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑथर, वो ऑथर से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड नाइट ही केम टू द बेड एंड द ऑथर एंड स्लैप्ड बिटवीन द नी, वो ऑथर के बेड पे आ जाता है और उसके घुटनों के बीच में क्या करता है, जाके सो जाता है, ठीक है। यहां से भाई जो लाइन आपको अच्छी लगे वो सारे लाइंस आप उठाकर एकदम आसान शब्दों में लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई भी फाउंडेशन आपके ऊपर नहीं। डू यू थिंक इट वॉज वेरी इजी फॉर बल्ली टू राइड द बस, हाउ डज शी बिकम सक्सेसफुल टू फुलफिल हर डिजायर। The ride of the bus was not an easy task for Balli. It is true once
कह रहा है कि बस राइड करना बल्ली के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से आसान टास्क नहीं था, बल्कि कह रहा है कि बट इट इज ट्रू वंस, लेकिन ये जो है बल्ली के लिए एक बार सही साबित हो जाता है। वी डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, मैनी डिफिकल्टीज केम इन आवर वे, स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट टू अचीव आवर गोल्स। जब हम कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बैरियर है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो रोकने की कोशिश करती हैं, जो परेशान करने की कोशिश करती हैं, हमें डीमोटिवेट करती हैं। हाउएवर विथ फोकस अटेंशन वी कैन मेक आवर अचीवमेंट। कह रहा है कि लेकिन उसके बावजूद फोकस के साथ, अटेंशन के साथ हम अपने अचीवमेंट तक, अपने लक्ष्य तक हम आसानी से पहुंच पाते हैं। द स्टोरी ऑफ वाली इन द मैडम राइड बस प्रूव दिस फैक्ट टू बी ट्रू। और जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा मैडम राइड द बस, उसमें इन सारी चीजें सत्य होती हुई दिखाई देती है। एक 8 साल की बच्ची अकेले किस तरीके से बस का ट्रेवल करके वापस आ जाती है और किस तरीके से पैसे कलेक्ट की रहती है, ये मैच्योरिटी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। इन दी स्टोरी वलमई वारवली इज 8 year old डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक राइड ऑन द बस एट दैट ट्रेवल फ्रॉम हर स्ट्रीट एवरी डे। 8 साल की एक लड़की जिसने इस बात की दिखाई कि भाई अब हमको क्या करना है, बस राइड करना, इसमें जिज्ञासा दिखाया, इसमें उसने अपनी इंपॉर्टेंस बताई और उसके लिए उसने जो है कुछ प्लानिंग किया। प्लानिंग सक्सेसफुल होने के बाद वो बस का राइड भी करती है। एज अ कॉन्फिडेंट एंड ब्लड गर्ल वली नॉट ओनली गैदर्ड ऑल नॉलेज बट द जर्नी बट आल्सो मेटिकुलसली प्लान्ड हर ट्रिप। कह रहा है कि इस जर्नी के बाद केवल बल्ली को मजा नहीं है, बच्चों की तरह बस गई घूमने और बाकी सब चीज भूल गई। सी वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासु थी, वो चीजों को एनालिसिस करती थी, प्लान करती थी, उसके बाद ही चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। विथ एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल वली सेव द मनी शी वुड रिक्वायर फॉर अ राउंड ट्रिप इन द बस। कह रहा है कि सबसे पहले तो बली ने क्या करना स्टार्ट किया, तो पैसे सेव करने स्टार्ट किए जिससे कि वो बस का क्या कर सके, किराया दे सके। शी कंट्रोल्ड हर डिजायर टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स एंड इवन डिड नॉट टेक द राइड ऑन द मेरी गो राउंड इन द विलेज फेयर। कह रहा है कि वली ने किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए थे, तो भाई 1-1 रुपया जोड़ के, चॉकलेट का पैसा, खिलौने का पैसा, झूले का पैसा, ये सारा पैसा जोड़ जोड़ के बाली ने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हुए थे। ठीक है, Then he properly plan to take the journey quietly, और इस तरीके से वो एक प्लानिंग करती है और अपने माँ के प्रेजेंस तो होता है बट सी वो स्लीपिंग, वो सो रही होती है और बाली चुपचाप क्या करती है, मौके का फायदा उठाकर निकल लेती है। फाइनली सी वॉज एबल टू फुलफिल हर ड्रीम, और इस तरीके से वो क्या करती है, उसकी ड्रीम को फुलफिल करती है। हर पैशन, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू टेक द जर्नी सेफली। कह रहा है कि उसका सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, खुद का रिस्पेक्ट करना और दूसरे का भी रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें उसको हेल्प कर रही थी अपनी लाइफ में आसानी से जर्नी को कंप्लीट करने में। Thus, it is true that with focus, attention, determination and planning, one can achieve everything in life. इसलिए प्रूफ होता है कि अगर आप अटेंशन करते हो, डिटर्मिनेशन रखते हो, ठीक है, प्लानिंग करते हो, तो आप भी अपने जीवन में अचीवमेंट पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you know about the early life of Buddha? How did he get the enlightenment? बुद्धा के जीवन के आप बारे में क्या जानते हो, अर्ली यानी पहले के लाइफ के बारे में, और किस तरीके से बुद्धा को अचीवमेंट मिला, इस बारे में आपको क्या पता है। तो देख लेते हैं भाई। गौतम बुद्धा 1563 BC to 583 BC बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। कह रहे कि इनका नाम क्या था बचपन का, सिद्धार्थ गौतम नाम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया में इनका जन्म हुआ था। एट 12 ही सेंट
He sent away for schooling in the Hindu scared scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. पहले तो उनको भेज दिया जाता है कि वो जाएं और जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करें और उसके बाद जो है उनकी शादी हो जाती है. They had a son and life for 10 years as befitted royalty. 10 साल तक, शादी के 10 साल बाद तक उनका एक बच्चा भी होता है और वो एकदम रॉयल फैमिली में राजकुमार की तरह रहते हैं. At about the age of 25, the prince, therefore shielded from the suffering of the world, by chance saw a sick man and an aged man funeral processing and monk begging for alms. कह रहा है कि हुआ क्या, गौतम बुद्ध जो थे आपके, इन्होंने क्या किया भाई कि ये सीधे सीधे चले गए और जितने भी व्यक्ति जो सफर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि सफर कर रहे थे, ठीक है ना, किस चीज से, बाय चांस सॉ सिक मैन, जैसे कि सिक मैन कोई बीमार व्यक्ति, ओ एज मैन कोई बूढ़ा व्यक्ति, फर्नल पर्सन्स किसी की आत्म का अंतिम यात्रा जाते हुए, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, देखा. दिस साइट मूव हिम सो मच that at once he left place and went out to seek enlightenment. इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जगह छोड़ा और क्या कर दिया भाई, इस बात का ऐलान कर दिया कि अब जो है मैं संन्यास लेने जा रहा हूं. He wandered for 7 years and finally sat under a purple tree. कह रहा है कि वो पीपल ट्री, वो वहां से उठते हैं और फाइनली जाकर कहां बैठ जाते हैं, एक पीपल के पेड़ के पास. There he got his enlightenment after 7 days. और वहां पे उनको पूरे 7 दिन बाद क्या मिल जाता है भाई, तो पूरे 7 दिन बाद उनको मिलता है ज्ञान. ठीक है. एंड फ्रॉम हियर दे स्टार्ट द न्यू लाइफ, द न्यू चैप्टर ऑफ द स्टोरी. वहां से अपने जीवन के नए हिस्से को, नए अध्याय को वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं. भाई यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन के लाइन बाय लाइन चीजों को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अर्थ को समझिए. अर्थ को समझेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान होती हुई चली जाएंगी. आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे, बहुत ज्यादा आपको इसमें तकलीफ होने वाली नहीं होगी. ठीक है. कैरेक्टर स्केच ऑफ द चुबुको, चुबुको का पूछा है तो इंट्रोडक्शन लिख दिया. चुबुको इज वन ऑफ द 3 कैरेक्टर इन द प्ले. जो प्ले हमने पढ़ा प्रोपोजल, उसमें से कोई एक कैरेक्टर ये है. चुबुको इज अ केयरिंग एंड अ सेंसिबल फादर. वो बहुत ही केयरिंग और सेंसिबल फादर था. ठीक है. लविंग एंड केयरिंग फादर के बारे में. चुबुको लव हिज डॉटर. चुबुको जो है अपने क्या करता था, बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था. व्हेन ही वेल्स फॉर लोमो एंड आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक, चुबुको वेंट एंड ब्रिंग लोमो बैक. कह रहा है कि जब उसकी बेटी उससे बोलती है कि अभी इस व्यक्ति को क्या कर दो, घर से बाहर निकाल दो, तो चुबुको क्या करता है, उसको घर से बाहर निकालने का काम भी करता है. ग्रीडी, ही इज अ ग्रीडी फेलो. बहुत ही लालची था, किसी का भी सामान क्या करना चाहता था, हड़प लेना चाहता था. ठीक है. एंड ही वांट टू मैरी हर डॉटर विथ लोमो बिकॉज लोमो हैव लॉट ऑफ मनी. क्योंकि लोमो के पास बहुत ज्यादा पैसा था. ठीक है. ये आंसर आप इसमें भी क्या कर लोगे, मेंशन कर लोगे. अगला, व्हाट आर द लाइफ अलर्टिंग एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय कुर्ग. तो द हाईली एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट ऑफर्ड बाय कुर्ग एंड कन्वर्ट इवन द मोस्ट लेड बैक इनविजिबल. वेरियस स्पोर्ट एंड सच एज रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, rappelling, climbing and mountaineering, blinking provide to a thrill to the participants. कह रहा है कुर्ग में क्या क्या चीजें होती, तो कुर्ग में राफ्टिंग कर सकते हो आप, कैनोइंग एंजॉय कर सकते हो, ये सब वाटर रिलेटेड गेम है. रैपलिंग आप एंजॉय कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग आप एंजॉय कर सकते हो, माउंटेन्स बाइकिंग एंजॉय कर सकते हो. तो इस तरह के थ्रिल्स आपको वहां देखने को. न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रिक्स. Kurg has meditation center where one can meet monks in red. कह रहा कुर्ग जो है एक मेडिटेशन सेंटर रखा है जहां पे सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जो केवल भगवा धोती और भगवा जो है ऊपर भी वस्त्र धारण किया होगा. Arch and yellow robes. The
panoramic view from the Brahmagiri hills and the 64 acres island of निसागर धाम also take you a different world। कह रहा है कि वहां पे एक आइलैंड निसागर धाम का जो है वो भी आपको एक अलग ही संसार में लेके जाएगा, वहां आपको एक अलग ही चीजें देखने को मिलेंगी, एक अलग ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से भाई सारी चीजें हम बारी बारी करके सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे और बिना समय वेस्ट किए हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे। बहुत ज्यादा जो है चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर्स है उन्हीं के ऊपर आप फोकस करिए और आसानी से चीजों को कैच करते हुए चलेंगे। बाकी अगला एक क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी कम टू हिज हेल्प व्हेनेवर ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। कह रहा है कि कैसे जो ग्रिफिन था उसका विजिबिलिटी जो है काम आता है जब वो समस्या में फंस जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन इज अ साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, हु डिस्कवर अ मेडिसिन, जिसने मेडिसिन डिस्कवर किया था जिसको लेने के बाद, जिस ड्रग्स को लेने के बाद आदमी क्या हो सकता है? डिसअपियर हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। Griffin was once a brilliant scientist who had worked hard to discover a drug medicine that could make a human body invisible and transparent। ग्रिफिन कौन था भाई? तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसे ड्रग का मेडिसिन का इनवाइट किया था, ऐसे मेडिसिन को डिस्कवर किया था, खोज किया जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए, इनविजिबल हो जाए। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन ये जो मेडिसिन इसने बनाया था इसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करने के बजाय ग्रिफिन यूज्ड हिज एक्सपेरिमेंट टू हेल्प हिम द कमिटेड पिटी क्राइम्स। वो इससे क्राइम करने लगता है, चोरी करने लगता है एंड वल्गरिज, और जो जितना भी भद्दा से भद्दा काम होता है, गंदा से गंदा काम, वो सारे काम वो करना स्टार्ट कर देता है। ही बिकम अ लॉलेस पर्सन, हिटिंग, बीटिंग एंड रॉबिंग इनोसेंट पीपल। वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है, सबको मारना, पीटना और क्या करना भाई? चोरी करना, लूटना, यही उसका एक मुख्य काम था। बट हिज इनविजिबिलिटी कैम टू हेल्प व्हेनेवर ही कॉट हिमसेल्फ इन ट्रबल और वाज इन द डेंजर ऑफ बीइंग कॉट एंड अरेस्टेड। हमेशा उसको इस बात का दुख होता था कि जब कभी भी वो इनविजिबल होगा तो उसको पुलिस क्या करेगी? पकड़ के डाल देगी जेल के अंदर। फर्स्टली इनविजिबिलिटी उसने क्या किया था? वेरी ले हाफ स्लीप फुली ड्रेस्ड ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स अ बिग लंदन स्टोर। पहली गलती, एक बड़े से लंदन स्टोर में जाता है, खूब जम के वहां खाता है और खा के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सो जाता है। सुबह जब ऑफिस खुलती है मैनेजर देखता है, मैनेजर दौड़ाता है, लेकिन तब तक ग्रिफिन क्या हो चुका था? भाग चुका था। दूसरा, वहां पे इनके अंदर वो क्या करता है? सारे लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं बट ही वॉज इनविजिबल, लेकिन वो इनविजिबल था। ड्यू टू दिस रीजन वहां से भी वो भागने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कराए। इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा, लेकिन अभी क्या बेटा, थोड़ा सा हमारे गले में प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है। आई कांट स्पीक मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। ड्यू टू दिस रीजन आज के इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा और नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए हम आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज क्या करना है बेटा, हम लोग को एसएसटी में पूरे एसएसटी से, ठीक है, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन से हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं और जितने भी एमसीक्यू बन जाएं, बट आज हम लोग 200 एमसीक्यू एक साथ एक क्लास में करने वाले हैं। एक तरह से यहाँ पे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आप लोग के डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सबको पता है कि 20 एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो आज की क्लास से आपके जो 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये हुआ था बेटा ब्रिटेन में। आप लोग भी फटाफट उसका आंसर देते रहो। ड्यूट मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो, काल्विन, ज्यूसेपे मैत्सिनी या विक्टर इमैनुअल? तो यहाँ पे हो जाएगा ज्यूसेपे मैत्सिनी। ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन है ताकि आप लोगों को भी ज्यादा टाइम वेस्ट न हो और फटाफट आप लोगों का भी रिवीजन एक तरह से हो जाए। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी और जेम्स बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर ब हो जाएगा। 1928 से 1924 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका क्या कारण था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कीमतों का गिरना, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों का बढ़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो गया कीमतों का गिरना। कीमतें क्या है? प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि उसकी कीमत जो है वो गिर गई थी। 1428 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी अपनी पुस्तक लिखी थी? जेन आयर, हार्ट केटिटेट, रमोना या बाइबिल? तो बेटा गुटेनबर्ग ने अपनी सबसे पहली पुस्तक लिखी थी बाइबिल। ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, या तो फिर केवल जर्मन भाषा बोलने वाले, या तो सभी? तो बेटा यहाँ पे है बेल्जियम में एक ही भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा क, कठोर एवं लिखित संविधान। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाला कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी होना। ये तीनों ही जो हैं वो लैंगिक विभाजन के क्या है? कारण हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा समाज में पितृ प्रधान, समाज का पितृ प्रधान होना। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया था? 13, 12, 14, 11। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वर्ष 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या तो फिर विदेशी मामले? तो संघ सूची का विषय नहीं है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण या वनोन्मूलन? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से क्या है? ये बांध दिया हुआ है, ये नदी दिया हुआ है। कौन सा बांध किस नदी पर है? भांगड़ा नांगल बांध, ये किस नदी पर है? और हीराकुंड महानदी पर है, भांगड़ा नांगल सतलज पर है। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? नर्मदा में है। और टिहरी जो है हमारा भागीरथी पे है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा अब सब। ठीक है, फिर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या? तो बेटा ये विभाजित किया जाता है उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, आगे बढ़े। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण मतलब होता है बेटा भूमि का ह्रास होना, एक तरह से भूमि का ह्रास होना। कि जैसे जो मृदा अपरदन होता है ना, तो मृदा अपरदन में क्या होता है कि जब जब वायु चलती है, जब हवा चलती है, तो मिट्टी क्या होता है? मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को भूक्षरण कहते हैं। और ये एक तरह से क्या है? भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, मतलब मूल्यह्रास होना। ठीक है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? असामान्य जाति, और संकटग्रस्त जाति या उपरोक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर हमारा बेटा हो जाएगा अ। ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषीय विकास से?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? सतत पोषीय विकास से भूमिहीन ग्रामीण श्रम मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश बसाया जाना, या अधिक मजदूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, जब हम मजदूरों को अधिक मजदूरी देंगे तभी हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तभी उनकी जो है वो इकोनॉमिकल उनका ग्रोथ हो सकता है। हम उनके बच्चों को विदेश में बसाकर क्या करेंगे और उनको ज्यादा मूल्य देकर क्या करेंगे? क्या हम मतलब एक बार दो बार उनको ज्यादा मूल्य देंगे? लेकिन अगर हम उनकी श्रमिक दर मतलब उनकी मजदूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उससे उनका इकोनॉमिक डेवलप होगा, क्योंकि हर किसी इंसान का जब आय बढ़ता है ना तो उसका ग्रोथ अपने आप होने लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा और वह दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। आप लोग भी आंसर देते रहो। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश व्यापार पर नियंत्रण हुआ है, ये भी हमारा राइट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, ये भी सही है। तो क्या हो जाना चाहिए? हमारा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, सही है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? मारियान, जर्मन तिरंगा, जर्मन या जर्मेनिया, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा? सी, जर्मेनिया। मार्टिन लूथर थे, कौन था? समाज सुधारक, शासक, वैज्ञानिक या धर्म सुधारक? तो बेटा ये जो मार्टिन लूथर थे ये धर्म सुधारक थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बहुत बच्चे जिनेवा करेंगे बट जिनेवा में नहीं है बेटा, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1925। तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, इनमें से कोई नहीं, या राजतंत्र। अगर हम अपने देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? कौन सा किसमें है? समवर्ती सूची में। समवर्ती मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही वो क्या है? अधिकार है, तो वो है शिक्षा, ठीक है। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पवन डैश संसाधन का एक प्रकार है, मानवीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या तो फिर जैव। तो पवन नवीकरणीय संसाधन का प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं कि तृतीयक सेक्टर में आते हैं कि द्वितीयक में आते हैं या सूचना प्रौद्योगिकी में आते हैं? किस में आते हैं भाई? 28 का क्या हो जाएगा? पहले तो सूचना प्रौद्योगिकी में आएगा नहीं, ये आंसर तो आपका पहले ही रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब है द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्रक में आएगा नहीं, तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं? सेवा क्षेत्र होते हैं ना, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है, 2 प्रदेशों के मध्य होता है, 2 नगरों के मध्य होता है या 2 गांवों के मध्य होता है? विदेशी व्यापार पूछा है बेटा, विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। मोनाजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, थोरियम, यूरेनियम या कोयला? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा भाई? थोरियम, ठीक है। यहां पर पाया जाता है थोरियम। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए,
कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया। बताइए भाई, फटाफट आंसर देते रहिए भाई, हम लोग को 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसलिए क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सबका आंसर फटाफट देते रहिए और बिल्कुल एक्टिव रहिए। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, जनवरी 2006 में, मार्च 2005 में या अप्रैल 2005 में? 32 का क्या हो जाएगा भाई? अक्टूबर 2005 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली? 33 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? आंसर दीजिए भाई फटाफट आप लोग। कौन सा संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा दिल्ली, ठीक है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है? बहुत ही कम है, एक समान है, बहुत अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर? बहुत ही कम है महिला प्रतिनिधियों का अनुपात, ठीक है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? कौन सा है भाई? तो श्रीलंका में सिंहली जो है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं? उसीलिए ना लड़ाई होता है, श्रीलंका में हुआ था। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? 36 का बताइए भाई, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लैटेराइट मिट्टी। बहुत लोग पर्वतीय मिट्टी भी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन लैटेराइट मिट्टी जो है वो चाय की उपज के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली? रोपण फसल क्या होता है बेटा? रोपण फसल वो होता है जो इतने छोटे छोटे पेड़ की तरह होते हैं और उसको रोपा जाता है, ठीक है। तो गेहूं तो है नहीं, चना भी नहीं, मूंगफली भी नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1960, 1980, 1970 और 1950। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना है? ए, बी, सी, डी, तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है भाई बताइए? 38 का 60, 70, 80, 50। तो ये हो जाएगा 1970, ठीक है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950, 1960, 1953, 1998? किस वर्ष में हुआ था भाई? किस वर्ष में हुआ था? उसका क्या हुआ था? किस वर्ष में उसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950, 53, 60, 98? किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा 1953। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है बेटा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जेनेवा में है या ओटावा में है? तो कहां पर है? ये है जेनेवा में, ठीक है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में जो है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1991, 1995, 1989, 1960। तो किस वर्ष में हुई थी बेटा? ये हुई थी 1991 में, ठीक है। विश्व उदारीकरण भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। आगे है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गति में आता है, किसमें आता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया, मत परेशान होइएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
ठीक है। संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं, उसमें से कौन सा आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक या राजपत्रित अधिकारी। संगठित और असंगठित, क्या पूछा है बेटा? यहाँ पे असंगठित पूछा है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो मतलब जिनके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट का या किसी कंपनी का हाथ होता है, ठीक है। उनको क्या रहता है, 8 घंटे ड्यूटी करना रहता है, जितनी भी छुट्टियां होती है, जैसे संडे की जो छुट्टियां होती हैं वो उनको मिलती हैं, ठीक है। संडे की छुट्टियां होती हैं उनको मिलती हैं, किसी फेस्टिवल की जो छुट्टियां होती हैं उनको मिलती है, ठीक है। फेस्टिवल की भी छुट्टियां उनको मिलती हैं। उसके बाद से जो भी कंपनी में नए नए प्रॉफिट आते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है और भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, तो वो जो किसी कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है या जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है उसको वो मिलता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, उनकी अपनी, जैसे वो क्या होते हैं, ठेले वाले ले लो, ठीक है, ठेले वाले ले लो, सब्जी वाले ले लो, इन लोग क्या ये किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट के अंडर में है क्या? इनको गवर्नमेंट सैलरी देती है? नहीं, गवर्नमेंट उनको सैलरी नहीं देती। क्या वो संडे को अपनी दुकान को ऑफ रखते हैं? ऐसा नहीं होता। ठेले वाले तो हर दिन ठेला लगाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। अगर उनकी इच्छा करेगी तो आज वो ठेला लगाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वो आते हैं किसमें? ऐसे ही अगर हम कृषि को मजदूर को ले ले, ठीक है, अगर हम कृषि मजदूर को ले ले, कृषि मजदूर मतलब वही किसान भाई हैं, तो वो क्या है, उनकी जब इच्छा वो खेत पर जाएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं जाएंगे, ठीक है, ये उनकी मर्जी है, उनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है। तो जिनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होता है वो किस में आते बेटा? वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे आपके इतना समझाने के बाद आपके हिसाब से क्या हो सकता है असंगठित क्षेत्र? मेरे हिसाब से तो भाई कृषि मजदूर है, ठीक है। आप लोग बताइए, द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, खनन, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो जो द्वितीय क्षेत्र होता है बेटा, उसमें जो कोई हर चीज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। जैसे गन्ना है, गन्ने से हम चीनी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक मूल्य है? चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थों का। तो हॉलमार्क किस पर दिया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। हॉलमार्क किस पर दिया जाना चाहिए? 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है? ये जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है ना, उसके तहत इसमें बेटा 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, ठीक है, 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? किसको? कृषि और सहायक क्षेत्र किसको कह सकते हैं? आप प्राथमिक क्षेत्र को कह सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अब बताइए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भवन निर्माण, सिलाई, बर्तन बनाना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आती है। खनन जो है हमारा वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या तो फिर प्रधानमंत्री। तो बेटा ये प्रधानमंत्री देखिए, आप लोग उन्हीं को मत टिक लगा के चलिए आइएगा कि प्रधानमंत्री जो है उनको पूरे अधिकार है, उनको मुद्रा निर्गमन का भी अधिकार है, नोट छापने का भी अधिकार है, सारे अधिकार प्रधानमंत्री को। तो बेटा ऐसा नहीं है, सबके काम अपने अपने बटे हुए हैं। तो मुद्रा का निर्गमन करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको मिला हुआ है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं बैंकों का पापा है, ठीक है, बैंकों का पापा है, सारा इंस्ट्रक्शन वही लगाता है,
सारा इंस्ट्रक्शन कौन लगाता है? सारा इंस्ट्रक्शन वही लगाता है। 51 विश्व व्यापार संगठन का, ये भी थोड़ा रिपीटेड हो गया, एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है, तो उससे घबराइएगा मत। रिपीटेड एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐड कर दी हूँ ताकि देखें आप लोग का माइंड का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आप लोग को आंसर याद रहता है कि आप लोग स्किप कर जाते हो, ठीक है, इसलिए 2-4-5 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा ताकि आप लोग फटाफट आंसर देते रहो और पता भी चलता रहे। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60, 85, 65, 90%। कितने परसेंट लोग प्राप्त करते हैं? कहां से प्राप्त करते हैं? अनौपचारिक स्रोतों से। अनौपचारिक स्रोत क्या होता है पता है ना? जैसे अनौपचारिक स्रोत में वो ले लीजिए, जैसे साहूकार हो गए, ठीक है, साहूकार हो गए, या तो फिर जमींदार हो गए, ठीक है, या तो हमारे रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए, ये लोग क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कोई बैंकिंग संस्था है, ये सब क्या है? ये औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र जो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है, ये बहुत ज्यादा कागज का भी डिमांड नहीं करते, ये बस खाली क्या करते हैं? हमने आपसे बात किया, मुझे इतने पैसे की जरूरत है और मेरा दोस्त है या रिलेशन वाले हैं या जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? पैसा दे देते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90% लोग जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेते हैं। बेटा यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई तो फटाफट थंब दे के बताते रहिए भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, सॉरी 1935 है ना, 1935, 1955, 1965, 1945। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 54, 1960 में, 1980, 1970, 1950। तो ये हो जाएगा 1970। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 55। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य या दो गांवों के मध्य। ये होता है दो देशों के मध्य। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1993, ठीक है। 56, क्वेश्चन नंबर 56। 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1985 ईस्वी। किसमें हुई थी भाई? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए भाई, फटाफट बताइए। ये हो जाएगा 1 जनवरी 1995। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश या निर्धन देश? 57 का क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा विकसित देश। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त था? 125वां, 129वां, 124वां, 130वां? 58 का भाई बताते रहिए आप लोग फटाफट, बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 का कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में, तो ये हो जाएगा 130वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश? 59 का कौन सा हो जाएगा भाई? ब्राजील, भारत, ये भारत तो होगा नहीं, बांग्लादेश, फ्रांस जो है वो बेटा विकसित देश है। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय का, जूट का सामान, खाद्यान्न का या कच्चा पेट्रोलियम? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का किसका करता है भाई? ये करता है कच्चे पेट्रोलियम का। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या
वस्तु विनिमय क्या कहलाता है? 61 का दो राज्यों के बीच, जहां पर सिर्फ राज्य हैं, ठीक है, तो वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। राज्यों के बीच में ही हो रहा है ना, तो वो देश के राज्य के बीच में ही हो रहा है, तो वो आंतरिक व्यापार। जीडीपी क्या है? सकल दैनिक उत्पाद, सकल घरेलू ऊर्जा, विशाल घरेलू उत्पाद, या तो फिर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। 62 का क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग के लिए, सेवा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, या खाद्य पदार्थ के लिए? 63 का भाई बताते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 63, एग मार्क किसके लिए? हॉल मार्क किसके लिए होता है? सोने के लिए। और एग मार्क किसके लिए होता है? खाद्य पदार्थ के लिए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन। उपभोक्ता न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस मार के भगा देगी वहां पे। सिविल न्यायालय, वहां भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पास क्या जरूरत है उसको जाने की? उसको कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, कंज्यूमर फोरम जाएगा, तब ना वहां पर उसका कुछ इलाज होगा। कि पुलिस के पास और मजिस्ट्रेट अधिकारी के पास जाएगा तो वहां कुछ होगा? कुछ होने वाला नहीं है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? हैंसबर्ग, आर्लिया, जारशाही या बुर्बो? तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बुर्बो वंश था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1927, 1928, ठीक है, 1931, 1929। क्या हो जाएगा भाई फटाफट बताइए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था। निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया जाता है? पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। किसको किया जाता है भाई? 67 का बताइए फटाफट। ये हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य है? पाकिस्तान, श्रीलंका, युगोस्लाविया, बेल्जियम। ये तो एकदम आंख बंद करके आप लोग टिक कर दो कि बेल्जियम है, क्योंकि बेल्जियम में, ठीक है, वहां की सरकार ने क्या किया था? 4 बार उसमें संशोधन किया था अपने संविधान में ना। वहां पर जो बना था ना कानून, उसमें उन्होंने 4 बार संशोधन किया था। और किस लिए? क्योंकि जो जनता है उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न होने पाए। संघनात्मक शासक प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य, ठीक है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। पहले तो ये आ जाए तो इसका एकदम कहीं नहीं देख के लगा दो, कोई नहीं, भारत का कोई आधिकारिक धर्म ही नहीं है। बस न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, कोई इसका अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को हमें समान छूट मिली हुई है, जो भी धर्म हम अपनाएं, जो भी धर्म हम चलाएं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर या दिदरो? कौन था भाई? 71 का बताइए फटाफट। सामाजिक उपबंध का लेखक था रूसो। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918, 1919, 1920 और 1921। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिए भाई फटाफट सभी लोग। कब हुआ था रोलेट एक्ट? 1919 में हुआ था पारित। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 73। क्वेश्चन नंबर 73, सॉरी सब, हाँ, क्वेश्चन नंबर 73। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1952, 1972, 1964, 1984। तो चीता को भारत में 1952 में लुप्त प्राय घोषित किया गया था। निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? कौन सी ऐसी विधि है? जोहड़, खादिम, टांका या गुल? कौन सी ऐसी विधि है
जो राजस्थान में जल संग्रहण के लिए क्या है, प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए भाई, फटाफट देते रहिए। ये हो जाएगा गुल। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। सारे जगह बिहार है, बस खाली सेकंड नाम जो है वो चेंज है। तो वो कौन सा है बेटा, जहां पर निर्धनता जो है, गरीबी वो सबसे ज्यादा है? कौन सा राज्य है? 76 का बताइए। बिहार और उड़ीसा। ठीक है, आगे आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को क्या कहते हैं? व्यय, उत्पादन, वितरण। ये नहीं होगा, विदेशी निवेश होगा। एशिया के उन देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जाति समूहों में संघर्ष हुआ था। श्रीलंका और लेबनान, मलेशिया और यमन, भारत और चीन, पाकिस्तान और ईरान। कौन से देश थे? 78। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से ऐसे देश थे? तो श्रीलंका और लेबनान। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में कौन सा नहीं है? पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है। मुद्रा जो है वो राज्य सूची में नहीं है। भारत में हर दल को कहां अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? योजना आयोग में, संसद में, चुनाव आयोग में या लोक संघ सेवा आयोग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग में। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या निजी क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या होगा? विनिर्माण योग क्षेत्र, सॉरी योग नहीं बेटा, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं क्या है? जूट है, रेशम है, कपास है, सन है। कौन सा है? सन मतलब होता है पटसन, तो वो नहीं है। सुनहरा रेशा हम लोग जूट को बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? कॉफी, कपास, रबड़ और चाय। तो भारत का मूल जो कौन सा फसल है? कपास है, उसी को ये भारत उसका जो है वो मूल स्थान है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, कपास और बाजरा। तो हो जाएगा कपास। ठीक है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया या भारत? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दीजिए भाई फटाफट। भारत है, म्यांमार और मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार, चाय, गन्ना, रबड़ या जूट? तो ये रेशेदार फसल में यही आते हैं, जूट है, सन है ना, ये सब रेशेदार फसल में आते हैं। निम्न में से जल संरक्षण का मुख्य कारण है? जल सीमित मात्रा में है, ये भी इसके कारण है, जल संरक्षण के कारण है ना। जल तेजी से प्रदूषित हो रहा है, ये भी इसका कारण है। पर्याप्त जल में मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट हो जाएगा। देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत मात्रा का कितने प्रतिशत है? 18, 22, 20 और 25? 88 का बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 88 का बताइए, कितने प्रतिशत है जल विद्युत का? तो ये हो जाएगा 22%। पानी को सेव करके रखना है हम लोग को, पता है कि नहीं? बहुत जगह पर पानी की बहुत किल्लत हो गई है ना, लेकिन लोग सुनते नहीं है। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 2/3, लगभग 1/4? 89 का बताइए भाई। 89 का लगभग 3/4। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? वर्षा जो होती है उसका कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4, 9, 7 और 10? कितना प्रतिशत होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 90। 4% ही बस उसको मिलता है, सिर्फ 4% मिलता है। निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना,
जल विद्युत का निर्माण करना, ये भी है, ये भी है। बाढ़ पर नियंत्रण करना, हमारा ऑप्शन घ जो है वो। देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, बिहार और सिक्किम, राजस्थान और गुजरात। बताइए दो ऐसे कौन से देश हैं जहां पर क्या रहता है? राजस्थान तो आपका पहले नंबर पे ही आ जाता है ना। राजस्थान में जो है वो जल की बहुत बड़ी किल्लत है। राजस्थान और उसके साथ साथ गुजरात, दो देश पूछा है बेटा, ठीक है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल। कहां पर है बांस ड्रिप सिंचाई? कहां पर होती है? बांस ड्रिप सिंचाई होती है मेघालय में, ठीक है। सलाल बांध किस नदी पर है? महानदी, चिनाब, कृष्णा या सतलज। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि सलाल बांध किस नदी पर है। 94 का भाई, 94 का बताइए। 94 का चिनाब। निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप, सरदार सरोवर बांध या सरदार पटेल बांध। 95 का हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848, 1856, 1862, 1860। किस में बना था भाई? 96 का हो जाएगा 1862 में। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वोल्टेयर, दीदरो, रूसो या मॉन्टेस्क्यू। कौन था? 90 किसका है? 97 का ग। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था? लुई 16वें का। लुई 16वां कहाँ है? ये 10, 15, 16, ठीक है। 98 का ख। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 99 यहां से कब हुई थी नेपोलियन की पराजय? भाई फटाफट बताते रहिए। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। कब हुई थी? 1815 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1688, 1789, 1914 या 1939 में। कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में, है ना।